नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन जो क्वेश्चन बैंक अपन स्टार्ट कर रखा है उन पर्सन बैंकों में आज अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 है। और चैप्टर 4 जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखो हमें बात कौन कौन सी ध्यान रखनी है, थोड़ा सा देखना है बस। अब इसके अंदर ये देखो, और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कार्बन व इसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व इसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4। अब देखो पहले तो ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन कितने आएंगे, अब देखो पर्सन कैसे आएंगे वो देखना हमें पहले। और क्वेश्चन में क्या करना है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। और प्रश्नों में देखो सबसे पहले इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन, वो आपके इस चैप्टर में 2 आएंगे, ध्यान रखना। बाकी सब में 1 आ रहे हैं, इसमें कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और 2 में है ना ये 2 नंबर के आएंगे मार्क्स। कितने गए? ये 2 मार्क्स यानी 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें ए ब स द वाले ऑप्शन रहे वो पर्सन अपने 2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक है इसके अंदर अति लघुत्रात्मक, एक है अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक ये आएगा, है ना। और अति लघुत्रात्मक पर्सन जो है ये 1 आएगा, और ये भी क्या आएगा? 1 नंबर का आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा और 1 नंबर का आएगा। और इसके अलावा एक प्रश्न आएगा निम्नात्मक, यानी ऐसे टाइप। और निम्नात्मक में एक क्वेश्चन आएगा और ये आएगा 4 नंबर का। देख लो कितने का? 4 का। इसका मतलब टोटल नंबर जो है इसके कितने हैं? 7। याद रखना इस चैप्टर में से टोटल हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 7 क्वेश्चन आएंगे, ये सॉरी 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। तो यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व इसके यौगिक वाले चैप्टर में अपने एग्जाम के अंदर प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 7। एक ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। एक आएगा अति लघुत्रात्मक, वो आएगा 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। एक आएगा इसमें निम्नात्मक, निम्न वाले प्रश्न यानी ऐसे टाइप प्रश्न, वो आएगा 4 नंबर का एक आएगा। अब देखो अपने जो लास्ट के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट वाले जैसे 27 का प्रश्न है, 28 का है, 29 का ना, वो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। उनमें एक प्रश्न इस चैप्टर में से आता है। और उसमें देखो 4 नंबर का है ना, इसके अलग अलग 4 पोर्शन आएंगे, ध्यान रखना। क्या आएंगे इसके अलग अलग? 4 पोर्शन देंगे या 3 पोर्शन दे देंगे, यानी इसके 4 पार्ट कर देंगे या 3 पार्ट कर देंगे। हर पार्ट 1 नंबर का या 3, 2 कर देंगे 1 नंबर के, 1 कर देंगे 2 नंबर का। ऐसे कुछ लिख देंगे सिस्टम के बारे में या कुछ लिख देंगे इसमें, है ना। ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें लिख देंगे नामकरण का, लिख देंगे यौगिकों का यूपीसी नाम दीजिए, है ना। या कोई अंतर वगैरह आ जाएगा या किसी का वर्णन आ जाएगा, है ना। उस अवस्था में फिर उसके अलग अलग 3-4 पार्ट कर देंगे, वो आपको करना आना चाहिए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, और 4 नंबर का है ना, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके आएगा। तो बड़ा ऐसे नहीं है कि आपको 2-3 पेज लिखने हो, 4 पेज लिखना हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है ना, वैसे चलेगा इसके अंदर भी, लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट हो जाएंगे बस। टोटल कितने हैं? 7 नंबर का ये चैप्टर है अपना। और इस 7 नंबर में देखो हमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो कार्बन व इसके यौगिक, सबसे पहले इसके अंदर पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना। ए ब वाले पर्सन है, ये देखते हैं पहले। और ए ब वाले पर्सन में देखो पहला पर्सन, तो पहला क्या है? कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषता है जो उसे पृथ्वी पर एक सर्वतोमुखी तत्व बनाती है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनाती है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनाती है। किसको? कार्बन को। ऐसे कौन से गुण है? याद रखना कार्बन जो है ना वो हमेशा अन्य 4 यानी 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन अन्य के तत्वों के साथ जुड़कर ऐसे 4 बंध बनाता है, इस तरह से 4 बंध बनाता है। इसको बोलते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। क्या बोलते हैं? इसको कार्बन की चतुसंयोजकता कहते हैं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, यानी 4 बंध बना सकता है। दूसरा, कार्बन जो है ना वो कार्बन अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ या कार्बन के अलावा अन्य परमाणु या तत्वों के साथ
जुड़कर एक सी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। और कार्बन के इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। तो पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं श्रृंखलन का गुण क्या है और यह सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तब ध्यान रखना है। श्रृंखलन का गुण किसको बोलते हैं, तब इसमें लिखेंगे हम कि कार्बन अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन का गुण कहते हैं। या लिखे ना, शॉर्ट में लिखना हो आपको, यदि तो हमें इतना लंबा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना याद रखना है, तो इसमें लिख लो कार्बन तत्वों के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। लिखा ना, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और ये पूछ सकते हैं कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, कितनी होती है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो 4 संयोजकता होती है, ये भी सही है। श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, ये भी ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों। मजबूत आयनिक बंध, ये गलत है। कार्बन में है ना आयनिक बंध का निर्माण नहीं होता, कार्बन में क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, ये हमारा सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 क्या है कि कार्बन के अपर रूप कौन से यौगिक बनाते हैं। अब देखो वैसे है ना, ये प्रश्न जो लिखा है ना, ये यौगिक नहीं होना चाहिए हिसाब से, तो है ना, ये आएगा कार्बन के अपर रूप कितने हैं या कौन कौन से कार्बन के अपर रूप है। याद रखना हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लेवल की नहीं है, फिर भी याद रखो कार्बन में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है जो कार्बन के अपर रूप है, ये यौगिक नहीं है, क्या ये तत्व है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ ये लिखा हुआ आएगा कि कार्बन के अपर रूपों में कौन से अपर रूप हैं। तो कार्बन के अपर रूप आपने 3 पढ़े हैं ना, एक हीरा पढ़ा है, एक ग्रेफाइट भी पढ़ा है और एक फ्लोरीन भी पढ़ा है। तो कार्बन के तीनों पढ़े हैं आपने अपर रूप, इसका मतलब ये तीनों क्या कार्बन के सभी अपर रूप हैं। तो हमारे पास उत्तर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी, सारे क्या कार्बन के अपर रूप हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3, और तीसरे में क्या है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या बनता है। जब साबुन का निर्माण करते हैं ना, तब ध्यान रखना, सब जब साबुन बनाएंगे तब देखो ऐसे, इस तरह से जब साबुन का निर्माण करते हैं ना, तब देखो साबुन ऐसे बनाते हैं, और साबुन बनाते हैं तब क्यों लिखेंगे कि वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, क्या लिखते हैं, वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड है ना, प्लस इसकी क्रिया करवाते किसके साथ, क्षार के साथ, बेस। और इससे क्या बनता है, एक तो बनता है साबुन, क्या बनता है, साबुन बनता है, साथ में इसमें निकलता है ग्लिसरोल, क्या निकलता है, ग्लिसरोल। अब साबुन जो है ना, ये साबुन ये तो मुख्य उत्पाद है, मेन उत्पाद ये है, मुख्य बना है साबुन। और साबुन के साथ जो बना है ना, इसको बोलते हैं उप उत्पाद, क्या बोलते हैं इसको, उप उत्पाद, उत्पाद से छोटा बोलते हैं ना, इसके बाद नंबर आए वो है, या इसको बोलते हैं सह उत्पाद, क्या बोलेंगे इसको, इसको सह उत्पाद भी कहेंगे, सह उत्पाद। इसका मतलब साबुन बनाने की क्रिया में जब साबुन का निर्माण हो तब सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, साथ में ग्लिसरोल बनता है। तो क्या बनता है, ग्लिसरोल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या लिखा है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद बनता है, क्या बनता है इसमें, ग्लिसरोल बनता है, क्या बनेगा, ग्लिसरोल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लिसरोल, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखो मेन प्रश्न नंबर 4, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। याद रखना 2-3 शब्द बोल रहा हूं मैं, ये थोड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब याद है ना, बायोगैस कहीं पर भी नाम आ जाए, किसी भी गैस में प्राकृतिक नाम आ जाए, जैसे बोलते हैं ना प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का पूरा नाम। तो यहाँ पर भी क्या गया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन सभी गैसों का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो याद रखना कौन कौन सी, याद रखो कौन कौन सी, बायोगैस, प्राकृतिक गैस नाम आ जाए, गोबर गैस नाम आ जाए, या सीएनजी नाम आ जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सब के अंदर मुख्य गैस कौन सी होती है, मीथेन। कौन सी होती है, मुख्य मीथेन होती है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन। इन सब में, किसमें, याद रखना ये बायोगैस के अंदर भी यही है, बायोगैस के अंदर भी यही पाई जाती है। दूसरा 2 नंबर, प्राकृतिक गैस के अंदर भी यही पाई जाती है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक गैस, इसके अंदर भी यही है ना। गोबर गैस नाम आ जाए, गोबर गैस, गोबर गैस नाम आ जाए, इसके अंदर भी यही आती है। सीएनजी का नाम आ जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इनमें से किसी का भी नाम आ जाए, सब में कौन सी गैस होती है, सब में मीथेन होती है। ध्यान रखना है, सब में क्या पाई जाती है, मीथेन। इस इन सभी गैसों का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। अब देखो पहले प्रश्न लिखा है ना हमने, उस प्रश्न का देखो दोबारा एक प्रश्न और आ गया हमारे पास कि कार्बन की संयोजकता होती है, यानी कार्बन कितने बंध बना सकता है अन्य तत्वों के साथ। संयोजकता मतलब कितने बंध बनाने की क्षमता है, कितने कार्बन की, 4 बंध बनाने की क्षमता है। इसकी मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। हमारा अगर उत्तर क्या हो गया इसका, 4। तो 5वें का उत्तर क्या हो गया, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला छठा क्वेश्चन। देखो छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये छठा। और इस प्रश्न को है ना मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव, लिखा है इसे एबीसीडी में। कई बार इसको छोटे प्रश्न के रूप में भी लिख देते हैं, तो लिख देंगे ऐसे, ये प्रश्न लिखा ना ये छोटे प्रश्न लिख देंगे, तब आपको ऑप्शन नहीं देंगे। क्या लिखा है, किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। क्या लिखा है, किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। हमारे घर पे है ना तेल नहीं होते क्या, जो हम सब्जी में काम में लेते हैं, वो वनस्पति तेल है। कौन सी, जैसे सरसों का तेल है, सोयाबीन का है, जो भी आप खाते हो ना वो सारे क्या है, वनस्पति तेल, यानी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। उस वनस्पति तेल का करवाएं हाइड्रोजनीकरण, उसमें हाइड्रोजन जोड़े। पहले कहा था मैंने, जिस शब्द के अंत में कर्ण लग जाए उसका मतलब उस शब्द में पहले लिखा हुआ शब्द का जुड़ना, लिखा ना हाइड्रोजनीकरण, मतलब किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इस वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन गैस इसमें से प्रवाहित करेंगे ना, तो वो तेल क्या है, घी के अंदर बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं डालडा घी, बोलते हो ना आप कि डालडा घी। डालडा घी क्या होता है, उसको बोलते हैं वनस्पति घी। देखना थैली के ऊपर लिखा हुआ आएगा वनस्पति घी। इसका मतलब वनस्पति तेल को हमने वनस्पति घी में चेंज किया है, बदला है। इस क्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। और इस क्रिया में कौन सी धातु काम में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तब याद रखना है कौन सी, निकल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, निकल, ये Ni। क्या काम में लेंगे, निकल काम में ली जाती है। वनस्पति तेल ऐसे लिख देंगे, देखो यूं अगर पूछ लेना वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या है, वनस्पति तेल है ना, और इसका करवाएं हाइड्रोजनीकरण, ऐसे लिख देंगे हाइड्रोजनीकरण। साथ लिखेंगे निकल धातु, और यहाँ क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, ऐसे डालडा घी बन जाएगा। इसको बोलते हैं निकल धातु काम में लेते हैं वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। हो गया। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 7, और 7 में क्या है, इस तरह से क्या लिखा है, कठोर जल में प्रभावी होता है। कठोर जल का मतलब समझते हो आप, कठोर जल का मतलब क्या है, खारा पानी। और खारे पानी के अंदर आपको पता है साबुन लगती नहीं है, साबुन खारे पानी में फट जाती है, मतलब लवण सारे अलग हो जाते हैं, इसलिए साबुन से झाग नहीं आते खारे पानी में। कठोर जल क्या बोलते हैं, खारे पानी को कठोर जल। और मीठे पानी का नाम क्या है, उसको बोलते हैं मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। और ये क्या है, हार्ड वाटर। तो कठोर जल खारे पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर, और मीठे पानी को बोलते हैं मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। मीठे पानी में तो साबुन लग जाता है,
अपमार्जक मतलब सर्फ वगैरह वो लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट बोलते हैं, वो भी लग जाते हैं। लेकिन खारा पानी है ना, हार्ड वाटर, कठोर जल में साबुन काम है नहीं करता, क्या काम करता है, फिर अपमार्जक काम करता है। कौन करेगा, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट काम करेगा। तो इसमें लिखा है ना, कठोर जल में कौन प्रभावी होता है, किसका नाम आएगा, कौन होता है, अपमार्जक प्रभावी होता है। कौन होता है, अपमार्जक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपमार्जक का, ठीक है। अगला देखो प्रश्न क्या लिखा है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, बेंजीन। और बेंजीन को यूं लिखते देखो ऐसे, बेंजीन को लिखने का तरीका यूं है ऐसे, इस तरह से लिखते हो आप, है ना, यूं, है ना। तो हर कोने पर कार्बन है यूं ऐसे, और कार्बन के साथ जुड़े हर कोने पर एच ऐसे, इसको बोलते बेंजीन। तो अगर आ जाए ना, बेंजीन की संरचना बनाइए, तब आपको यूं बनाना है ऐसे, बेंजीन की संरचना बनाइए तब आपको ऐसे लिखना है बेंजीन की संरचना। अब देखो इसमें कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एच कितने, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब C6H6 क्या है, C6H6। ये क्या है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। क्या ये तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र, और ये है बेंजीन की संरचना, दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, अब देखो खालिस्तान आ गए, रिक्त स्थान, है ना। खालिस्तान में देखो पहला क्या है, एल्केन का रासायनिक सूत्र है। पहला क्या है, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन लिखने का तरीका क्या है, तब ध्यान रखना। ये देखो तीनों याद रखना, कई बार इसको खालिस्तान में न पूछकर छोटे प्रश्न के रूप में पूछ लेंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, तब क्या लिखोगे, ऐसे क्या लिखेंगे, CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। एन का मान रखते जाओ और एल्केन के अलग अलग सूत्र आ जाएंगे। जैसे एन का मान 1 रखा मैंने, मान लो यहाँ 1 रखा, 1 H 2, 2 गुणा 1 2 + 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, C1H4 यानी CH4 मेथेन हो गया। ऐसे अगर 2 रख दूं तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6 क्या बन गया, एथेन बन गया। ऐसे एल्केन का सामान्य सूत्र ये है CnH2n+2। और एल्किन का, अब देखो एल्केन के बाद जब एल्किन का करोगे फिर एल्काइन का करोगे, हम दो दो कम करते चलो। आप क्या करना, आपको दो दो कम करते चलना है। कैसे, देखो एल्किन का सामान्य सूत्र, अब एल्किन का क्या था, ये CnH2n+2 है, यहाँ तो 2 कम कर दें तो 2 हट गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या लिखोगे, CnH2n, क्या लिखेंगे, CnH2n आ गया। फिर लिख दिया, देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्काइन, और एल्काइन में क्या लिखोगे, 2 कम और कर दो फिर आप, CnH2n-2, इस तरह से। तो पहले +2, फिर 2 कम कर दिया, सीधा ही 2n आ गया, फिर 2 कम और कर दिया, -2 आ गया। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो चौथा, इसके बाद चौथा प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को कहा जाता है। पीछे मैंने कल भी आपको लिखवाया था, ये एसिटिक अम्ल का है ना 3 से 4% का विलयन क्या कहलाता है, सिरका। क्या बोलते हैं इसको, इसको सिरका बोलते हैं। और जिसका यूज है ना, उपयोग हम खाने के अंदर भी करते हैं, तो सिरका कहते हैं। ये तो हमारा खालिस्तान वाले 4% याद करने हो जाएंगे नहीं याद, अब ज्यादा मुझे लगाने कितना हार्ड है, आसान ही है ना। इसके बाद देखो अगला, अगले में, और अगले में क्या है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। आ गया ना, देखो प्रश्न, क्या प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, सीएनजी का पूरा नाम, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीएनजी। और सीएनजी का पूरा नाम क्या लिखोगे, देखो तो लोग अलग लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ठीक रहे। देखो इस तरह मैं अलग लिख देता हूं, 2-3 नाम है पूरे नाम। देखो ऐसे, एक तो क्या है, सीएनजी का पूरा नाम, क्या नाम है,
सीएनजी। और याद रखना ये बात, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलेंगे इसको? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलेंगे इसको हिंदी में। पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका उपयोग जो है ना, ये थोड़ा याद रखना आप, इसका यूज भी याद रखना आपको। कई बार पूछ लेते हैं कि सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। सीएनजी है ना गैस, इसका उपयोग मोटर गाड़ियां नहीं होती क्या, तो मोटर गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में सीएनजी काम में लेते हैं। क्या लिखेंगे? मोटर गाड़ियों में, क्या लिखना है? मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में, मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इस रूप में मोटर गाड़ियां ना, तो आप बोलते हो कई बार कि गैस वाली गाड़ी, इसमें गैस डलती है, तो वहां पर कौन सी गैस डलती है? उसमें सिलेंडर कौन सा होता है? उसमें होता है सिलेंडर कौन सा? सीएनजी का सिलेंडर होता है। और आजकल सीएनजी के पंप भी खुल गए हैं, पंप के ऊपर है ना गैस सिलेंडर भरे जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो वहां सीएनजी काम में लेते हैं। और इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? अभी बताया मैंने, क्या लिखा है इसमें? मुख्य गैस सीएनजी में, या कहते हैं सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? तब क्या लिखेंगे? मीथेन। सीएनजी में कौन सी होती है? मीथेन, CH4, ऐसे बोलते हैं मीथेन को, ये मीथेन है। तो सीएनजी का आ जाए पूरा नाम, ये लिखना है। फिर पूरा नाम पूछ मिले, सीएनजी का उपयोग बताओ, ये उपयोग। सीएनजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन। बस 3% बनते हैं। अब सीएनजी के अलावा है ना, एक पॉइंट ये याद रखना आप, सीएनजी के अलावा एक पॉइंट ये एलपीजी भी याद रखना। एलपीजी जिसको बोलते हैं घरेलू गैस, क्या बोलते हैं इसको? घरेलू गैस बोलते हैं, या इसको किचन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन गैस कहते हैं। इसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलेंगे, या हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो क्या करना क्यों? क्या बोलेंगे इसको? द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका उपयोग है ना घरों में, किचन में है ना, ईंधन के रूप में। क्या लिखेंगे? रसोई घर में, रसोई घर में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या लिखते हैं? रसोई घर में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक ये लिख ले, मुख्य गैस कौन सी होती है? मुख्य गैस पूछ लेना आपसे, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तब लिखना, देखो 2-3 नाम, प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ये 3 है। क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इन तीनों का मिश्रण है, वो कौन सा है? एलपीजी है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इसको घरेलू गैस बोलते हैं, किचन गैस बोलते हैं, रसोई घर में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। मुख्य इसमें गैस कौन सी होती है? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो अपना अगला प्रश्न, ये तो हो गया अपना सीएनजी का पूरा नाम, तो सीएनजी के साथ एलपीजी भी आ गया, ठीक है ना, आपने याद कर लिया। इसके बाद देखो आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखिए। जो नामकरण करने का सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर इसका एक नाम है अलग से। ये केमिस्ट्री का अलग से सिस्टम है, एक केमिस्ट्री का अलग से एक ये
संघ है एक, है ना, एक कमीशन है जिसकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है, देखो पूरा नाम क्या लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हो आप, थोड़ा धीरे करो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, देखो हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में इस तरह से यूं लिख सकते हो आप, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ, क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये आईयूपीसी का पूरा नाम है जिससे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो दोबारा आ गया, देखो ये क्या प्रश्न है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, 2-3 बार बता दिया मैंने आपको, कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, या इसका एक आईयूपीएसी नाम भी होता है, अभी लिखा ना पीछे पूरा नाम आईयूपीएसी, उसके हिसाब से इसका नाम क्या है, उसके हिसाब से इसका नाम ये देखो एथेनोइक अम्ल, क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। और इसका सूत्र क्या होता है, ये याद रखना है, CH3COOH, ये सूत्र होता है किसका, सिरके का अम्ल। तो सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, या इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल, या इसका फॉर्मूला क्या लिखा, रासायनिक सूत्र CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। अब देखो अगला प्रश्न, अगला क्या है, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, है ना, याद रखना कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। देखो छोटी सी एक मैं टेबल बना देता हूं, उसको देख के आपके चाहे 2 नाम है चाहे 4 नाम है आप लिख सकते हो। देखो ऐसे छोटा सा यूं बना देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना आप, कार्बन के अपर रूप, क्या लिखेंगे, कार्बन के अपर रूप, और इसमें 2 नाम याद रखने, क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा एक है क्रिस्टलीय अपर रूप, है क्रिस्टलीय अपर रूप, ये 2 नाम है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय है ना, क्रिस्टलीय वाले में ये 2-3 नाम याद रखना जो आप हमेशा याद करते हो, एक तो है हीरा, एक नाम क्या है ग्रेफाइट, और एक नाम क्या है फुलरीन, एक इसका नाम है फुलरीन। ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप है। अक्रिस्टलीय है ना, इसमें देखो अलग अलग नाम है, कोक, है ना, कोक बोल सकते हो, है ना, कोक गैस, इस तरह से, कोयला, है ना, चारकोल, इस तरह से, ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है। और चारकोल में 2 नाम पढ़ते हो आप, जानतो चारकोल और एक कास्ट चारकोल, कास्ट लकड़ी का, जानतो चारकोल, एक कास्ट यानी लकड़ी का चारकोल, एक जंतुओं की हड्डियों का बना हुआ चारकोल बोलते, जानतो चारकोल। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ते हम, आपके लेवल का यही है। क्रिस्टलीय अपर रूप कितने हैं, 3, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, तो आपको 2 नाम लिखने हैं बस, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अपना अगला प्रश्न, और क्या लिखा है, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, 2
जीवाश्मीय ईंधनों के नाम लिखिए। आप ये याद रखो, ईंधन जो होते हैं ना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ना, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों को काम में लिया जाता है उनको ईंधन कहा जाता है। और ये ईंधन जो है ना, ये याद रखो, अगर भूमि से खोद कर निकाले गए हैं, ऐसे ईंधन जिन्हें भूमि से खोद कर निकाला गया है उनको हमेशा बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। अब देखो इसके अंदर देखो, भूमि से खोद कर कौन सा निकालते हैं जीवाश्म ईंधन में? कोयला, है ना, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। अब पेट्रोलियम पदार्थ में है ना सारे आ जाएंगे पेट्रोलियम पदार्थ, और इसमें सारे आ जाएंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आणविक गैसें, क्या नाम है? आणविक गैसें, जिसके अंदर है ना सीएनजी वगैरह है, एलपीजी है, वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें दो जीवाश्मीय ईंधनों के नाम लिखिए, उसमें कोयला, दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ, तीसरा आणविक गैसें। तो आणविक गैसों में एलपीजी और सीएनजी। तो जितने भी पेट्रोल के कुएं होते हैं ना, उन कुओं के साथ निकलती है गैस। जहाँ कुआं खोदेंगे ना, वहां पर गैस भी निकलेगी। तो सीएनजी, एलपीजी उन्हीं कुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे पीछे अखबार वगैरह में चल रहा ना अभी कि हाँ जैसलमेर वगैरह में वहां पर बोरिंग कर रहे थे, अचानक क्या है, तेज पानी बाहर निकलने लगा, साथ में पानी, साथ में गैस भी बाहर निकलने लगी, है ना। तो गैस कौन सी है? वो सीएनजी, एलपीजी वगैरह, इन गैसों को वहां भूमि के अंदर है। वो किसके साथ? पेट्रोल के साथ। पेट्रोलियम पदार्थ है भूमि के अंदर, उन पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो गैस है, गैस हल्की होती है, ऊपर होती है, खोदेंगे पहले गैस निकलेगी, उसके बाद पेट्रोल निकलता है। यानी कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और आणविक गैस, सीएनजी और एलपीजी, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी भूमि से खोद कर निकाले गए ईंधन है। अब देखो अगला, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो आएगा इसमें, ध्यान रखना। इन 4-5 लिखे हैं, इनमें से एक तो पक्का आएगा। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसकी? मेथेन की, एथेन की, एथीन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। ये है ना इतनी 4-5, इनकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। मतलब इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वो हमें बनाना है। देखो कैसे मैं बनाता हूं, देखो यहाँ इस तरह से। क्या क्या नाम लिखे हैं? एक लिखा है मेथेन। इनके आपको अगर सूत्र आते हैं ना, इस सूत्र से आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एथेन, है ना, एथीन, एथीन नाम आ जाए, या एथाइन नाम लिखा हुआ आ जाए, एथाइन, इस तरह से, है ना। और इनके फॉर्मूले अगर आते हैं ना, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? इस तरह से, C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। एथाइन का सूत्र क्या होता है? इसका C2H2। देखो पीछे किया मैंने, बताया आपको, एल्केन का सामान्य सूत्र, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, दो दो कम करते चलते हैं, है ना। ये एल्केन है तो 6, ये एल्कीन है, लिखा ना एथीन, एल्कीन, एथाइन, एल्काइन, एथेन, एल्केन, है ना ऐसे। तो ये एल्केन, फिर एथीन में दो कम कर दिए, 4 हो गए, 6 की जगह 4, फिर एथाइन में दो कम और कर दिए तो 2 हो गए, 4 की जगह 2 हो गए। अब देखो इनका बनाए फॉर्मूला, ठीक है ना। इनका हम सूत्र बना सकते हैं, देखो ऐसे, इस तरह से, H H H, ठीक है ना, ये H। इसका बनाए ना तो ऐसे बनाएंगे, इसका यूं, इस तरह से, 2 कार्बन पर 6 H है, ऐसे जोड़ना है। कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो जाए, 1 2 3 4, कार्बन पर 4 बंद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कार्बन के ऊपर पूरे 4 बंद बनने चाहिए। यहाँ देखो ऐसे, यूं, इसके अंदर इस तरह से, ये एथीन है। और एथाइन में
ये एथाइन है, ये एथाइन है। सारे सिंगल बॉन्ड हो एन, एक डबल बॉन्ड आ जाए तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन बोलते हैं। अब देखो आपसे, अब देखो अगर ये याद है ना तो आप इसमें 2-3% आराम से हल कर सकते हो। या तो आ जाए मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन का सूत्र लिखिए, तब आप सूत्र लिख सकते हो ऐसे। या कहते हैं इनका संरचना सूत्र लिखिए, तब ऐसे संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा, इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, देखो जहां जहां आपने है ना एक बंध बनाया, ऐसे एक लाइन खींची है, वहां पर आप ऐसे 2 बिंदु कर दो। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये सॉरी एक बंध है ऐसे डैश एक लाइन, इसका मतलब एक से संयोजक बंध है, और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब बिंदु कर दो, लिखा ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना। तो जहां एक बंध है वहां 2 कर दो, बस ये करना है। अब देखो यहां मैं करता हूं, इसको देखना इस तरह से, इसको देखना यूं, सी एच 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 एच, ये तो 4। अब जहां जहां है ना ये, देखो जहां जहां एक बंदा, वहां 2 लिख देता हूं ऐसे, एक है ना, 2 इसमें, फिर ये 2 इसमें, ये 2 इसमें। ये किसकी होगी, ये होगी मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे करनी है आपको एथेन की, जैसे एथेन की करूं मैं, एथेन की करनी है ऐसे, है ना, एच एच एच, 3 हो गए। फिर यहाँ एच, यहाँ एच, फिर यहाँ एच, इस तरह से। अब यहाँ क्या करेंगे, जहां एक एक डंडा दिख रहा है ना आपको, वहां 2-2 कर दो ऐसे, ऐसे ऐसे, यूं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बीच में डंडा ये दिख रहा है तो यहाँ पर एक हो गया, इस तरह से। ये किसकी होगी, ये एथेन की होगी। ऐसे ही किसकी करनी है, एथीन की, और एथीन की करोगे तो यूं, इस तरह से, एच एच, है ना, एच ऐसे एच, और एक डंडे का मतलब 2 बिंदु, तो 2, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच 2, इनके बीच भी 2, इनके बीच भी 2, बीच में देखो 2 डंडे आगे, कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे ऐसे। ये किसकी होगी, एथीन की होगी। फिर करना है एथाइन की, तो एथाइन में क्या करना है, इस तरह से, सी फिर एच, सी फिर एच, जहां एक आ रहा है ना वहां क्या करना है आपको, 2 करने हैं इसे, यहाँ पर भी 2, देखो बीच में 3 आगे बंद है, 3 दूनी 6 लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, 3 3 6 ऐसे। ये किसकी होगी, ये होगी एथाइन की होगी। ठीक है, अब देखो अगला, फिर इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर है एक ऑक्सीजन, है ना, फिर एक है हाइड्रोजन, इस तरह से, हाइड्रोजन। अब पहले वाले की तरह ही इनके पहले लिखने हमें फॉर्मूले, लिख लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ऐसे लिखते हुए, नाइट्रोजन का N2 ऐसे लिखते हुए, और ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का O2, और हाइड्रोजन का H2 लिख लिया ये। फिर बनानी है हमें इसकी इस तरह से, संरचना सूत्र बनाना है इसका, और संरचना सूत्र बनाएंगे ना तो ऐसे, CO2 का यूं, नाइट्रोजन का ऐसे, इस तरह से, नाइट्रोजन का इसमें ऐसे, इस तरह से, और ऑक्सीजन के अंदर यूं, यूं बनाते हैं, और हाइड्रोजन का ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। अब देखो जहां जहां डंडे लगा रखे हैं ना, वहां आप लगा दो क्या, पॉइंट लगा देंगे बस, इसमें लगाएंगे, एन के अंदर,
यहाँ लगा देंगे, ओ में बीच में लगा देंगे, एच में लगा देंगे। अब देखो कैसे लगाओगे, इस तरह से। यहाँ देखो ओ के ऊपर ऑलरेडी दे रखे हैं दो, दो तो ये जोड़े है ना, यहाँ दो है ना, दो दूनी चार लगा देंगे। फिर यहाँ भी दो बंद है तो चार लग जाएंगे इसे, एक बंद के दो लगाते हैं। यहाँ देखो दो तो दे रखे हैं ऑलरेडी, यही है, दो इसके ऊपर दो इसके ऊपर। अब तीन बंद है तो एक बंद के दो लगेंगे, क्या लगेंगे, तीन के क्या लग जाएंगे इसे। फिर देखो इसमें ओ पे ऑलरेडी पहले दे रखा है इस तरह से, फिर यहाँ दो बंद है ना तो ऐसे लग जाएंगे इस तरह। एच में पहले, बीच में एक बंद है तो ऐसे, इस तरह से, है ना। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इनके नाम आने चाहिए, संरचना सूत्र आना चाहिए, इनका फॉर्मूला आना चाहिए, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। देख लो, एथेन का, एथेन का, एथीन का, एथाइन का, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, और अगले में क्या है कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ है क्यों। क्या लिखा है, अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ है क्यों, ये आ जाए, है ना। इसमें देखो क्या लिखना है, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट यानी सर्फ काम में लेते हो वो सर्फ साबुन की तुलना में थोड़ा सही होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है। अभी लिखा ना हमने पीछे कि साबुन को हम कठोर जल के साथ काम में नहीं ले सकते, यानी खारे पानी के साथ साबुन काम में नहीं आता, लेकिन अपमार्जक को हम काम में ले सकते हैं। इसका मतलब अपमार्जक क्या है, श्रेष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखना है, इसकी उत्तर की एक लाइन लिखनी है बस, बाकी इसके अंतर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला नंबर एक क्या लिखेंगे कि अपमार्जक को, अपमार्जक को कठोर जल, कठोर जल में काम में लिया जा सकता है, जबकि साबुन को, साबुन को कठोर जल में, कठोर जल में काम में नहीं लिया जा सकता। इसलिए, इसलिए अपमार्जक श्रेष्ठ है। या पूरा लिखो तो अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ है, ऐसे लिखना है ना। एक लाइन लिखनी है कि अपमार्जक को कठोर जल में काम में ले सकते हैं, साबुन को कठोर जल में काम में नहीं ले सकते, बस इतना ही पॉइंट है। अब अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या है, साबुन अपमार्जक में अंतर लिखिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ढंग से याद करना है। साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए, और ये आपको ढंग से करना है, ठीक है ना। साबुन अपमार्जक में अंतर में देखो, अंतर जहां जाएगा ना वहां हम क्या करेंगे, एक साइड में तो क्या करेंगे, साबुन लिखेंगे, और एक साइड में क्या लिखेंगे, अपमार्जक लिख देंगे ऐसे, है ना। इस तरह से टेबल बनाएंगे एक, टेबल बना के यहाँ लिख दिया मैंने साबुन, यहाँ क्या लिख दिया, साबुन, यहाँ लिखा है साबुन, साबुन, और यहाँ लिख देंगे अपमार्जक, है ना, अपमार्जक। इनमें अंतर करना है, अंतर में देखो पहला नंबर एक, और पहला क्या है, साबुन क्या लिखेंगे, साबुन क्षारीय प्रकृति के होते, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी साबुन क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। और अपमार्जक में क्या लिखोगे, अपमार्जक, अपमार्जक उदासीन
प्रकृति के होते हैं। उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये लिखना है। तो साबुन तो क्षारीय है, अपमार्जक क्या है, उदासीन है। दूसरा, साबुन को क्या लिखेंगे, कठोर जल में, कठोर जल में काम में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। और इसमें क्या लिखेंगे, अपमार्जक में, इन्हें कठोर जल में, कठोर जल में काम में लिया जा सकता है। कठोर जल में काम में लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड। और साबुन जो होता है ना, इनसे उन्नी वस्त्रों को नहीं धो सकती, क्या लिखेंगे, इनसे, इनसे उन्नी वस्त्रों, इनसे उन्नी वस्त्रों, उन्नी वस्त्रों को नहीं धोया जा सकता। इसमें इधर क्या लिखेंगे, इनसे उन्नी वस्त्रों को, उन्नी वस्त्रों को धोया जा सकता है, धोया जा सकता है। चौथा, साबुन क्या है, कम श्रेष्ठ होते हैं, कम श्रेष्ठ हैं। और इसमें क्या लिखोगे, अपमार्जक में, ये साबुन से श्रेष्ठ होते हैं। ये साबुन से श्रेष्ठ होती है, ठीक है ना। और बता सकते हो आप, इसमें साबुन है वो क्या बनता है, वस्य अम्लों के ट्राइग्लिसराइड का क्षारीय लवण है, ये कहते हैं। और ये क्षारीय प्रकृति का है। और ये क्या होते हैं, उदासीन लवण होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो वो आपके लेवल का नहीं है। हम तो जैसे 3-4 जिसे आपको अंतर याद रखने हैं, ठीक है। तो 3-4 अंतर याद रखोगे ना आप, तो इसमें आप एग्जाम में या 2 आएंगे या 4 आएंगे, तो आप आराम से कर सकते हो। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अपन रात दिन इसको काम में लेते हैं घरों में, इसको आप देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि देखो अगला प्रश्न, निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए। कौन सा सही श्रेणी में, देखो एथेन, एथेन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथेन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथेन, सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल होते हैं। फिर बेंजीन है, बेंजीन क्या है, बंद श्रृंखला वाला है, क्या है, बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड है बेंजीन। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है, क्या है, बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें ऐसे लिखते हो ना, संरचना बनाते हो, इसमें एक पाई बंद भी, 3 पाई बंद भी आ गए। और हेक्सेन है ना, ये लंबी श्रृंखला वाला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त है लंबी श्रृंखला वाला, 6 कार्बन लंबी श्रृंखला में। मेथिल एल्कोहल है ना, इसमें OH समूह यानी एक O भी है, विषम परमाणु युक्त है, अलग परमाणु है इसमें, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें अलग परमाणु भी है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक अलग, इस तरह से, ठीक है ना। थोड़े से आपको मैचिंग करने आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, इनके IUPAC नाम दीजिए। उसके बाद अपना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, इनके IUPAC नाम दीजिए, ठीक है ना। पहले इसका IUPAC नाम, और IUPAC नाम लिखेंगे, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखवा देंगे, डबल बॉन्ड है ये, तो इससे साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और नाम लिखने में ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला है, उसमें कार्बन का संकेत लिखते हैं। कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, क्या आएगा, प्रोप, कार्बन 3 के लिए प्रोप, प्लस अब डबल बॉन्ड है, क्या था डबल बॉन्ड के लिए, 3, क्या आता है, 3। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसका मिला दो आप, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन, का नाम क्या हो गया, पहले का प्रोपीन। दूसरा देखो सेकंड, सेकंड देखो OH है, तो हमेशा नंबरिंग याद रखो कार्बन से करेंगे,
यहां से फिर 2 नंबर, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, और सारे बंद है ना, सिंगल है, सिंगल के लिए आता है एन, आता है सभी सिंगल बंद के लिए एन, प्लस OH के लिए आता है ओल, OH है ना, इसके लिए ओल आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन यानी एथेन, एथेन, एथ प्लस एन एथेन प्लस ओल, तो एथेनोल का नाम क्या हो गया, एथेनोल का नाम हो गया दूसरे का। तीसरे का नाम देखो ऐसे लिखे, इसमें यहां से 1 2 3 4, क्या आएगा 4 के लिए, ब्यूट, क्या था 4 के लिए, ब्यूट, प्लस सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, एन, क्या हो गया, ब्यूटेन, और पहले पर क्या है, एक Cl है, क्या आएगा Cl के लिए, क्लोरो, इसके नाम में पहले आ जाए क्लोरो, तो क्लोरो ब्यूटेन, और एक पर ये क्लोरो, तो 1 लगाओ या ना लगाओ, जैसे 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये तीसरे का। और चौथा है ना ये, चौथे का नाम लिखें, चौथे में यहां से करेंगे कार्बन 1 2 3 4 ऐसे, तो क्या आएगा 4 के लिए, ब्यूट, सारे सिंगल है, क्या हो गया, ब्यूटेन, प्लस CHO के लिए क्या आएगा, एल, क्या लगाते हैं CHO के लिए, एल, इसका नाम ब्यूटेनेल, क्या है इसका नाम, ब्यूटेनेल, याद कर लो नाम ये, ठीक है ना, ये ब्यूटेनेल। इस तरह से इनके आपको IUPAC नाम लिखने आने चाहिए। अब देखो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, पीछे बताया था मैंने संरचना बनाने का तरीका ना, लिख लिया ये। इसके बाद देखो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, लास्ट क्वेश्चन अपना ये, तो संरचना में देखो ऐसे बनाना है, पहले एथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसकी अगर संरचना बनाओगे देखो ऐसे, C पर 3 H है, 1 2 3, ठीक है ना, फिर C एक और है, डबल बॉन्ड O, फिर OH, इसका, ये इसकी संरचना सूत्र है, किसका, एथिनोइक अम्ल का। फिर देखो दूसरा ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, और इसका फॉर्मूला ये होता है ब्रोमोपेंटेन का, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो यू 5 2 3 4 फिर 5, फिर ब्रोमो मतलब Br, अब इसकी बना लो संरचना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर यहां से H, फिर यहां से भी H, लास्ट में क्या लग गया, ऐसे, ठीक है ना। फिर देखो तीसरा, थर्ड, ब्यूटेनोन, तीसरे का ब्यूटेनोन, इसको यूं लिखते हैं ब्यूटेनोन को, CH3 CH2 CO CH3, ये ब्यूटेनोन है, क्या ये ब्यूटेनोन। अब अलग अलग कर लो आप, H H H C H H C डबल बॉन्ड O, फिर C H H, ये हो गया ब्यूटेनोन। फिर क्या है देखो चौथा, हेक्सेनेल, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, एल मतलब CHO लास्ट में, 2 3 4 5 6, अब अलग अलग कर दो, एक तरह से, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, तो हेक्सेनेल कितने, 3 तो 5 और लास्ट, तरह से हेक्सेनेल, ये बन गया हेक्सेनेल, ठीक है ना। फिर क्या है बेंजीन, बेंजीन बनाइए अभी, पीछे बेंजीन ऐसे देखो, यूं बेंजीन, यूं बेंजीन, 6 कार्बन श्रृंखला में, बंद श्रृंखला में, फिर 6 H है, दो दो के बीच एक यूं डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, ये बेंजीन। और एथेन का बनाया अभी हमने, एथेन में ऐसे C2H6 ऐसे, ये एथेन का है, C2H6 ये एथेन का है, इस तरह से इसकी हमने यौगिकों की संरचना बना ली है, ठीक है ना। ये तो यहां तक मिटा दूं, अब इसको देख लेना।
ये अपना चैप्टर नंबर 4 पूरा हो गया ये। अब देखो एक पॉइंट याद रखना, इस चैप्टर में है ना 2 प्रश्न आप है ना खुद करना, बोल देता हूँ मैं, है ना, वैसे आपको मिल जाएंगे। कैसे क्या है कि पीछे एग्जाम में आए हुए हैं 2023 में, इसलिए मैंने लिखे नहीं है इसमें। एक तो है प्रश्न क्या है कि साबुन के द्वारा मेल नाशक क्रिया कैसे होती है। वैसे मैंने तो बच्चों को क्लास में कराया बच्चों को, लेकिन आप भी थोड़ा कर लेना। साबुन के द्वारा मेल नाशक क्रिया कैसे होती है, ये आ जाए, या इसकी जगह प्रश्न दूसरा आ जाएगा, उत्तर दोनों का एक ही है, उत्तर दोनों का सेम ही है, क्या आ जाएगा, मिसेल निर्माण की क्रिया विधि समझाइए, मिसेल निर्माण की क्रिया विधि समझाइए, ये आ जाए। एक प्रश्न तो ये, और एक ये आ सकता है, हीरा व ग्रेफाइट में कोई 2 या कोई 4 अंतर लिखिए। हीरा और ग्रेफाइट में कोई दो या 4 अंतर लिखिए। हीरे ग्रेफाइट में अंतर आपको आने चाहिए, ठीक है ना, ये मैंने लिखा है क्लास में, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, और इसके अलावा फिर मिसेल निर्माण की क्रिया विधि बताइए, या साबुन के द्वारा मेलना से क्रिया कैसे होती है समझाइए। 2 प्रश्न आपको थोड़े से अलग से एक बार रीडिंग मार लेना, छोड़ मत देना इनको, इस एग्जाम में आए हुए हैं, छोड़ दिए मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट वैसे कम है क्योंकि पीछे आ गए, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ी हल्की सी रीडिंग मार दें, अचानक कई बार क्या रिपीट कर देते हैं प्रश्न, 1-2 प्रश्न कहीं वो ही कर दे अपने, इसलिए छोड़ना नहीं उसको, ठीक है ना, ये करना। तो अपना ये आज चैप्टर नंबर 4 पूरा हो गया, कार्बन व इसके यौगिक पूरा हो गया, ठीक है ना। बाकी 5वां हम कल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।